हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन पे, जहां पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ने वाले हैं कि ड्यूरिंग सनराइज ऑन सनसेट 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है। मतलब सनसेट हो जाता है फिर भी हम सनसेट होने के बाद 2 मिनट तक सन को देखते हैं और भी सनराइज हुआ ही नहीं रहता, लेकिन उसके पहले हमें सन को हम सन देख पाते हैं। इन सब के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक और पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा गया है। The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric reflection। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो सन 2 मिनट पहले दिखाई देता है एक्चुअल सनराइज से और सनसेट के 2 मिनट बाद जो दिखाई देता है उसका जो कॉज है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो हमने कॉन्सेप्ट था पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। जो बच्चों को नहीं समझ में आया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है वो पहले पिछली वाली वीडियो देख के आ जाएंगे तो उनको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन ऑफ द सन, द बिलो फिगर शोन एज द एक्चुअल एंड द अपीरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद द रिस्पेक्ट टू द हॉरिजन। ये हॉरिजन है, हॉरिजन मतलब सन का, ये सन के साथ हॉरिजॉन्टली शेप में है वही हॉरिजन। The time difference between actual sunset and apparent sunset about 2 minutes. The apparent flattering of the sun's disk at sunrise and the sunset is also due to the same phenomenon। देखो ध्यान से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है, ये आसान सी है, समझ जाओगे। ठीक है, देखो ये आपके सामने एक अर्थ दिख रहा है। अर्थ पे आप खड़े हैं, ठीक है। अर्थ पे क्या है, आप खड़े हैं। यहाँ पे ये जो है आप खड़े हैं, ठीक है। ये अब जो सन है वो जब डूबेगा तो यहाँ जाएगा और जब एक बार डूबते टाइम यहाँ पे आएगा, एक बार उगते टाइम यहाँ पे आएगा। लेकिन जब यहाँ पे पहुँचा रहेगा तो एक्चुअल में ये सन निकला नहीं है, क्योंकि इस हॉरिजन के ऊपर जाता तभी तो हम सन को देखते। मतलब सन जो है उसी टाइम पे तो राइज हुआ है ना। सनराइज कब होगा, जब इस लाइन से हॉरिजन के ऊपर जाएगी लाइन, और सनसेट कब होगा, जब इस लाइन के नीचे जाएगी लाइन। तो हम ये बोल देंगे कि अगर सनसेट हुआ है तो हॉरिजन के नीचे गया है सन, और अगर सनराइज हुआ है तो हॉरिजन के ऊपर गया है। लेकिन होता क्या है कि अभी सन कंप्लीटली राइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको देख पाते हैं। क्यों? और सनसेट होने के बाद भी हमें पहले दिखाई देता है। क्यों? देखो ध्यान से, यहां तक तो जो लाइट रे सन से आएगी वो एकदम सीधी सीधी आएगी, चलो भैया यहां तक सीधी आई। लेकिन अर्थ के चारों ओर कुछ एटमॉस्फियर है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फियर, जो इसको बोलते हैं वायुमंडल। अपने इन्वायरमेंट में जो एयर्स भरे हैं, एयर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट गैसेस होते हैं एयर में, डिफरेंट लेयर होते हैं गैसेस के। वो क्या करेंगे, सन से आने वाली लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट। और वो रिफ्लेक्ट करने के बाद उसका स्पेस क्या बना देंगे, उसका स्पेस कर्व बना देंगे। कर्व बनने के बाद आदमी की आंख में जाएगा। अब आदमी की आंख जो है, मेन की आंख जो है, वो तो कर्व देखेगी नहीं कि अरे हम इधर खड़े हैं इधर देख लेगी हम, है? वो अपने सामने ही तो ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इसका आंख जो इमेज बनाता है, इस पे ऑब्जेक्ट इधर बना, तो जो इमेज बना वो सीधे रेखा में इधर बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो सन यहाँ पे था उसका इमेज आपका यहाँ पे बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक ऑफ अर्थ। इतना समझ में आया? ये तो हुआ राइज के दौरान। अब सनसेट के दौरान भी है, मतलब जब सनसेट और सनराइज के ये प्रोसेस 2 बार होता है, इसलिए हमने 2 बार दिखा देता है, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे बोलो भैया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर जी इतना क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सनराइज और सनसेट के टाइम, सनराइज और सनसेट के टाइम हम 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक सन को क्यों देख पाते हैं, उसका जो आंसर होगा उसका होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होगा मेरे भाई? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उसका आंसर होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट?
स्केटर की मीनिंग होती है फैलना। क्या होती है? फैलना। ठीक है, मतलब सेपरेट होना। सेपरेट नहीं, स्केटर होना। स्केटर होना, स्केटर मतलब फैलना, कोई चीज फैल कैसे रही है। तो लाइट जो फैल रही है इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट फैलती कैसे है, देखो ध्यान से। इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाइट एक्चुअल में फैलती कैसे है। देखो, ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, आप बोलोगे जी सर ये डायग्राम तो दिख रहा है। ये जो ऊपर से लाइट रे आ रही है इसको बोलते हैं सनलाइट। ठीक है, क्या है? सनलाइट है। अब सनलाइट जब आती है तो अपने अर्थ के ऊपर एटमॉस्फियर होता है जिसको बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल बोल सकते हैं। ये टीनी पार्टिकल से क्या होते हैं? सनलाइट टकराते हैं, और टकराने के बाद जब इससे टकराते हैं तो उनका रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं ये इरेगुलर शेप के होते हैं। इरेगुलर शेप मतलब इनका शेप फिक्स नहीं होता, कोई सर्कुलर होगा, इसमें तो सर्कुलर दिखाया गया है, कोई सर्कुलर होगा, कोई हेक्सागोनल होगा, पता नहीं कितने कितने शेप के होते हैं, है ना। तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगा तो चारों डायरेक्शन में फैलाएगा, फिर इस पे फैलाएगा, फिर इस पे फैलाएगा, फिर इससे निकलने वाली लाइट रे आगे छोटा पार्टिकल होगा कोई, हाँ या ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा। अब ये वाली लाइट इस पार्टिकल से टकरा के ये भी ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे जाएगी, फिर ये भी ऐसे आएगा, यहाँ पे इसके सामने पार्टिकल मिलेगा, यहाँ से ऐसे निकलेगा। मतलब यही प्रोसेस पूरा चलता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स आते रहते हैं। तो जो सनलाइट है वो सीधी ना आके एक लाइन में ना आके वो क्या होती है, पूरे अर्थ पे फैल जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जो होते हैं उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, और यही फिनोमिनन बोला जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब when a light scattered by the atmospheric particles of the sun, light scattered of sunlight by the atmospheric particles is known as the atmospheric scattering बोल सकते हैं, या फिर scattering of light भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर आप बोलोगे जी सर इतना तो बहुत अच्छा क्लियर हो गया। अब किसका स्कैटरिंग पावर ज्यादा होता है, किसका स्कैटरिंग पावर कम होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। चलो, ये डिपेंड करता है आपके वेवलेंथ पे। किस पे? वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ जितना ज्यादा, ठीक है, वो उतना कम स्कैटर्ड होगा। देखो, द स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, देखो, स्कैटर फोटॉन्स दैट मोर द शॉर्टर दियर वेवलेंथ इज, therefore in the scattered light the short wavelength predominate, the sky appears blue, while the direct sunlight is somewhat yellowish or even reddish when the sun is very low। ये क्या हुआ? कभी कभी क्या होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये जो सन राइज होता है, सनसेट के टाइम सन जो रेड दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है। उसका यही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो रेड कलर का बहुत कम होता है। देखो, जो रेड है, रेड कलर, ठीक है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वेवलेंथ बहुत ज्यादा होने के कारण ये स्कैटर कम होती है। और जो अपना ब्लू है, या फिर क्या है, ब्लू या फिर वायलेट हम बोल सकते हैं, वायलेट भी बोल दो, ब्लू तो वो ज्यादा होता ही है, वायलेट भी बोल सकते हैं। जो ये जो वायलेट है ना, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए स्कैटर्ड ज़्यादा होता है, स्कैटर्ड ज़्यादा होता है। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग पावर ज़्यादा होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग पावर कम होती है, इसलिए हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है। और सनसेट के समय अपना क्या होता है, सनसेट के समय जो सन होता है वो रेड दिखाई देता है, और सूर्योदय के समय जिसको बोलते हैं सनराइज के समय जो सन होता है वो रेड दिखाई देता है। दोनों टाइम रेड दिखाई देता है, लेकिन जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि स्कैटरिंग पावर ऑफ जो वायलेट कलर का होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्यास्त या सूर्य के समय, सनराइज या सनसेट के समय लाल क्यों दिखाई देता है सूर्य, तो क्या क्या बोलोगे कि स्कैटरिंग ऑफ रेड कलर इज वेरी लो, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोल दो, ये भी सही है। ठीक है, पूछेगा एग्जामिनर आपसे। अब क्या है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, नहीं तो अदरवाइज नहीं पूछते। आपका क्लास 9th का टॉपिक अगर पढ़ लोगे तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है, आराम सी बात है, आराम से पढ़ोगे आ जाएगा। देखो, कभी कभी आप जंगलों में गए होंगे या फिर मूवी में देखे होंगे, हॉलीवुड मूवी में ज़्यादा दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है कि जंगल में शूटिंग हो रही है, जब शूटिंग हो रही है तो ऊपर से सनलाइट आ रही है, तो उसमें से एक
ऐसे रेज आते दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे रेज आते दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। जंगल है उसमें से रेज आते दिखाई देता है। तो ये जो रेज आते हैं वो एक कोन के शेप में आते हैं, जैसे इधर चौड़ा हो जाएगा तो एक कोन के शेप में आएंगे, है ना। और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, देखे हो कि नहीं देखे हो? अरे सर देखे हैं, हमारे घर में तो छोटा सा एक छेद है बाहर से, उधर से रोशनी आती है तो उसमें हमें डस्ट के पार्टिकल दिखाई देते हैं, और ऐसे छोटा छेद रहता है लेकिन उधर जाके बहुत बड़ा इमेज बनाता है ना, बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा छेद है, वही चीज। तो एक होता है टिंडल इफेक्ट, मतलब एक होता है सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं और जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच का डिफरेंस हम देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देंगे, है ना। अगर ऐसे सॉल्यूशंस में हम लाइट गुजारेंगे, कोई भी लाइट गुजारेंगे, इससे कोई सॉल्यूशन हुआ, ये कोई सॉल्यूशन कौन सा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम कोई टॉर्च जला के डालेंगे, जो टॉर्च का पाथ होगा वो आपको दिखाई देगा एक कोन के शेप का। और ये जो कोन बनता है, एक जो कोन बनता है वो इसी को बोलते हैं टिंडल कोन। क्या बोलते हैं? टिंडल कोन, ठीक है। और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब एक्चुअल में ये जो लाइट हो जाती है वो स्कैटर्ड होना शुरू हो जाती है जो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पड़े हैं उसके पार्टिकल से। अगर सॉल्यूशन प्योर होता तो लाइट सीधी रेखा में से चली जाती, लेकिन जब उसमें सॉल्वेंट पड़ा है और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं है तो वो सॉल्वेंट क्या करेंगे, इस लाइट रेज के पाथ को क्या करेंगे, थोड़ा स्कैटर्ड करेंगे। मतलब अब इसके सामने कोई बड़ा पार्टिकल तो इसको स्कैटर करेगा, फिर इसको मतलब इधर पतला गया तो इधर चौड़ा निकलेगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? आप बोलोगे जी सर जी टिंडल इफेक्ट तो हमें से समझ में आ गया। एक बार पढ़ के समझते हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या है, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ द माइन्यूट पार्टिकल्स। बिल्कुल है, क्योंकि अर्थ पे जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एटमॉस्फेयर में वो एक माइन्यूट है, ठीक है, माइन्यूट पार्टिकल्स भरे हुए हैं। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, टीनी वाटर्स, ड्रॉपलेट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट, मॉलिक्यूल ऑफ द एयर। उसमें धुआं, टीनी वाटर पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं डस्ट के, एटसेट्रा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ईच फाइन पार्टिकल एट द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। जब इनसे टकराते हैं तो उनका पाथ क्या जाता है, लाइट रे का पाथ विजिबल हो जाता है, जिसको, और वो किस शेप का बनाता है, वो एक बनाता है कोन के शेप का। किसके बना शेप का? कोन के शेप का, उसको बोलते हैं टिंडल कोन। इसमें नहीं दिया गया होगा, लेकिन जो शेप बना ये टिंडल कोन बोलते हैं। और ये जो पूरा इफेक्ट बना उसको बोलते हैं क्या, इस टाइप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं कोलाइडियल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? कोलाइडियल पार्टिकल्स। कोलाइडियल पार्टिकल के थ्रू जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और अगर आपको इस फिनोमेनन को अपने आंखों से देखना है तो अपने घर में क्या करना, मम्मी से बोलना, मम्मी मतलब कहीं दुकान से जाके चुरा उरा के ग्रिंडर लेके आना और छेद कर देना दीवार में जिस साइड सन निकलता हो अपने रूम में। जब छेद करोगे, जब सनसेट, जब सनराइज होगा तो उसमें से एक रोशनी आएगी। क्या आएगी? रोशनी आएगी। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, ग्रिंडर लेने, ग्रिंडर से क्या करना, अपने रूम में छेद कर देना जिस तरफ सनराइज होता हो, ठीक है। जब सनराइज होगा तो उधर से एक सीधी रोशनी आएगी, उस सीधी रोशनी के सामने देखना, उसमें आपके दूसरे दीवार पे एक बड़ा सर्कल बन जाएगा, और उसके पास में देखोगे ना छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल दिखेंगे, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल दिखेंगे। तो वही जो इफेक्ट है उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल थे उसको कोलाइडियल पार्टिकल बोलते थे, क्योंकि वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब उसी की वजह से तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुई, नहीं तो जितना बड़ा छेद था उतना ही बड़ा इमेज बनता। हाँ, है ना? आप बोलोगे जी सर, लेकिन आप क्या देख रहे हो, छेद जितना छोटा था उससे कई गुना बड़ा अपना इमेज बन रहा है उस छेद का, उस होल का, है ना। तो यहाँ पे जो इफेक्ट आया ये किसकी इफेक्ट से हुआ? कोलाइडियल इफेक्ट, मतलब टिंडल इफेक्ट की वजह से ये आपको इफेक्ट दिखाने के लिए मिल रहा है। समझ में आ गया होगा, है ना? बिल्कुल कोई कठिन चीज थोड़ी थी। ये जो मैं बताया कि सनसेट क्या है वही है, बाकी आपको उससे क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, किस कलर की लाइट ज़्यादा फैलती है, किस कलर की लाइट कम फैलती है, ये देख लो। ये ब्लू कलर की लाइट सबसे ज़्यादा तेज फैल रही है और रेड कलर की लाइट कम फैल रही है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। बस यही कॉज है, इससे ज़्यादा मत पढ़ना, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उतना अगर पढ़ के चले गए
तो एग्ज़ाम इससे बाहर पूछेगा नहीं, आपकी मर्जी। अगर आप पढ़ना चाहते हो भाई दूसरी जगह से, आपकी मर्जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज जितना मैं इस चैप्टर में पढ़ाया हूँ उतना इनफ है, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ ले गए तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो वीडियोस कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ जो बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अपने ग्रुप में जाके जरूर शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इनका क्या मिल सके, इनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय।